नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मैं बैठा हुआ हूँ आज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के मेन गेट पर, जिसे जेएनयू नॉर्थ गेट भी कहा जाता है, जहाँ से जेएनयू में हर साल एडमिशन करके बड़े उत्साह के साथ छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं, अपना भविष्य संवारने आते हैं। लेकिन 30 मार्च को जेएनयू में जो जेंडर सेंसिटिव कैंपस माना जाता है, एक दुर्घटना घटी जिसमें एक छात्रा के साथ बदतमीज़ी की गई, उन्हें गालियां दी गई, उनका मजाक उड़ाया गया और तमाम प्रकार की घटनाएं हुई। जिस छात्रा के साथ यह घटना हुई, यह दुर्घटना हुई, हमारे साथ बैठी हुई हैं साक्षी जी। आपका मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर में बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ क्या हुआ, आप दर्शकों को बताइए। आप अपना नाम बताइए, अपना सेंटर बताइए, आप किस राज्य से आती हैं, परिचय दीजिए और बताइए कि आप किस उम्मीद के साथ जेएनयू में आई थी और जेएनयू में क्या हुआ। मेरा नाम साक्षी है और मैं सेंटर फॉर चाइनीज़ एंड साउथ ईस्ट एशियन की स्टूडेंट हूँ और मैं मध्य प्रदेश में एक मुरैना नाम की जगह है, वहाँ से आती हूँ। मैं जेएनयू में ये सोच के आई थी कि यहाँ पर ये जो कैंपस है वो लड़कियों के लिए काफ़ी सेफ़ है, यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई हरासमेंट नहीं हो सकता। लेकिन 31 मार्च की रात को जब मैं और मेरा दोस्त 1:30 बजे रिंग रोड पर घूम रहे थे, तब चार लोग एक वैगनार नाम की गाड़ी में आते हैं और वो लोग पहले हमसे बोलते हैं लव वर्ड्स, दूसरी बार बोलते हैं कि रेड सल्यूट, तीसरी बार बोलते हैं दूसरी बार बोलते हैं कॉमरेड, तीसरी बार बोलते हैं लाल सलाम। और ये बहुत डेरोगेटरी वे में बोला जाता है मेरे से और मेरे दोस्त से। और फिर जब हम सिक्योरिटी गार्ड के पास जाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों को रोकता है जब उनकी गाड़ी आती है, और उस टाइम पे वो सिर्फ हमारे साथ ना करते हुए वो जो रिंग रोड पे और भी लोग घूम रहे थे उन लोगों के साथ भी किया। क्योंकि जब हमने गार्ड से कंप्लेन किया तो जेएनयू के ही एक टीचिंग स्टाफ में थे, तो उन लोगों ने भी आगे यही कंप्लेन कि उन लोगों से भी डेरोगेटरी कमेंट उन लोगों के पे पास किए गए, तो यही सेम कंप्लेन उन लोगों ने आके की थी सिक्योरिटी गार्ड से। तो जब उसकी गाड़ी वहाँ से फिर से पास हो रही थी तो उसे रोका गया था, लेकिन उसने गार्ड के सामने निकल के जो मेरे साथ मेरा दोस्त था उसे उसमें से एक आयुषी नाम की लड़की निकलती है, वो इस तरीके से करती है पुश। तो यहाँ पे उसने फिजिकली टच किया, तो वहाँ पे जो टीचिंग स्टाफ था और मैं थी, तो हम लोगों ने मना किया, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने बिल्कुल मना नहीं किया उधर। और दूसरी बात, जो उनके साथ एक और इंसान थे, उनके दोस्त, उन्होंने भी हमें बहुत हमें अब्यूज़ किया और साथ ही साथ में हमें थ्रेटन किया कि अकेले में मिलो तो बताएंगे। और ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने हो रही थी और सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें छोड़ दिया, उनसे बोला कि आप जाइए। और उसके बाद मेरे से मेरी आईडी कार्ड का फ़ोटो लिया जाता है, मेरे से मेरा फ़ोन नंबर लिया जाता है, ये बोल के जब मैंने बोला कि आप उनके नाम बताइएगा मुझे, तो वो बोलते हैं कि आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। और मेरे से मेरे हॉस्टल का नाम पूछा जाता है, मेरे से मेरे रूम का नाम पूछा जाता है, लेकिन उन लोगों से उनका नाम तक नहीं पूछा जाता। ये सारी चीज़ें होने के बाद जब मैं अपने हॉस्टल वापस आती हूँ तो वो ड्राइवर था उस गाड़ी में, और वो भी एक कल्पित था, वो आके मेरे से बोलता है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है ना, अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैंने बोला, उधर वही सेम सारे सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे, तो मैंने बोला ये आई विटनेस है, इन लोगों के सामने आपने हमें गाली दी, इन लोगों के सामने आपने हमें थ्रेटन किया। तो मैंने बोला कि अंकल आप बोलिए, आपके सामने ये सारी चीज़ें हुई। तो वो लोग सब शांत, उन लोगों ने किसी ने कुछ नहीं बोला। और ये सारी चीज़ें होने के बाद जब 31 मार्च की सुबह हम चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के पास आते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमने रिटर्न में कंप्लेन दी है। फिर वो दूसरी बार बोलते हैं, घटना 30 मार्च को हुई, 31 मार्च को हुई रात को, और 31 मार्च तो अगले दिन तो 1 अप्रैल होगा। नहीं, 31 मार्च की रात 12 अच्छा, मतलब 12 बजे के आफ्टर 12। ओके, हाँ। तो फिर 31 मार्च की सुबह हम लोग चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के पास आते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमने रिटर्न में कंप्लेन दे दिया है आपका। फिर उसके बाद बोलते हैं कि हमने वर्बली कंप्लेन दिया है। फिर तीसरी बार बोलते हैं कि फिर हम लोग बोलते हैं उनसे कि आप एटलीस्ट नाम तो बताइए उन 4 लोगों का हमें एटलीस्ट नाम तो बताइए। तो वो हमें नाम नहीं बता पाते बिल्कुल भी। और फिर जब नाम बताते हैं तो उसमें से 2 या 3 नाम हमें गलत बताए जाते हैं। कभी बोला जाता है मनीष, कभी
मानसिक कभी उन्नति, और जबकि इस नाम के लोग वो थे ही नहीं। और ये सब क्यों करते हैं ये लोग, जिससे कि मेरी जो एप्लीकेशन है, जो मैं कंप्लेन फाइल कर रही हूँ उनके अगेंस्ट में, वो वहीं जाके नल एंड वॉइड हो जाए और हर केस की तरह इस केस पे भी कोई एक्शन ना लिया जाए। तो इसके बाद 1:30 बजे के लगभग हमें चीफ प्रॉक्टर ऑफिस ले जाया जाता है, और चीफ प्रॉक्टर ऑफिस हमें पहले रजिस्ट्रेशन नंबर उसका नाम नहीं बताते, लेकिन जब 30-40 लोग वहाँ यूनाइटली बोलते हैं, एक साथ स्टैंड करते हैं, तो फिर वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका नाम दोनों मुझे दिया जाता है। और फिर तब मैं 4 बजे, सोचिए 9 बजे से लेकर 4 बजे तक 7 घंटे मुझे कंप्लेंट फाइल करने में लगे। और फिर उसके बाद जब हम आज सुबह जब हम एडमिन ब्लॉक जाते हैं, तो मेरे साथ मेरे दोस्त JNU-SU के लोग ये सब जाते हैं, जो मेरे साथ सॉलिडारिटी में खड़े हुए थे, जो ऐसे सारे केसेस के अगेंस्ट में सॉलिडारिटी में खड़े हुए थे, वो लोग मेरे साथ मेरी आगे मतलब वो पूछने जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और आप कितनी जल्दी करेंगे। एक डेडलाइन लेने की, एटलीस्ट मुझे एक डेडलाइन मिलनी चाहिए। और वो जो एक कल्प्रिट है, उसका नाम मैं ले सकती हूँ क्या? अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आप लीजिए। तो कृष्णकांत झा जो एक कल्प्रिट है, वो वहीं साबरमती का ही रेसिडेंट है। और जब वो मुझे बार बार दिखेगा, उसकी गाड़ी बार बार दिखेगी, तो आप सोचिए एक विक्टिम पे उसका क्या असर पड़ता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद जब आज सुबह हम जाते हैं एडमिन ब्लॉक, और मेरे साथ मेरे दोस्त जाते हैं, तो एडमिन किसके लिए बना है? बच्चों के लिए बना है। लेकिन जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जब वो एक साथ जाते हैं, बस ये पूछने कि आप एटलीस्ट हमें एक डेडलाइन दीजिए और आप उसको रेस्ट्रेन करिए अभी हॉस्टल से। यही डिमांड्स के साथ हम लोग जाते हैं एक साथ सब, जिससे कि मतलब वो लोग तो मेरे साथ थे ना, आपके दोस्त आपके साथ हो सकते हैं ना, तो वो लोग मेरे एज अ दोस्त मेरे साथ थे। लेकिन जब हम जाते हैं तो ताला लगा दिया जाता है, और जब ताला लगा दिया जाता है, फिर हमसे बोला जाता है आप 3 लोग आइए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। चलो मान लिया हम 3 लोग चले भी गए, तो वहाँ से जो मेरे से पूछा जाता है और उसे रिकॉर्ड किया जाता है कि क्या पूरा इंसिडेंट हुआ। तो वहाँ पे 3 प्रॉक्टर बैठे हुए थे और मैं अकेली अंदर बैठी थी, मतलब अकेली उनके बीच में बैठी हुई थी। तो वो लोग बोलते हैं कि आपको फिजिकली टच नहीं किया गया ना। तो जब आप सोचिए, जब आप इस प्रेशर में हैं जो आपके साथ हुआ है, और फिर उसके बाद आपसे 3 लोग बोलते हैं कि आपको फिजिकली टच नहीं किया गया, तो ये सेक्सुअल हरासमेंट में नहीं होगा। तो उस प्रेशर में आके तो आप बोल देंगे कि हाँ ये सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है, आप लेकिन ये हरासमेंट तो है ना। तो वही मेरे साथ हुआ, वहाँ मैंने वो हरासमेंट कंसिडर करवाया। लेकिन उसके बाद मैंने ICC को भी मेल किया कि एक सेक्सुअल हरासमेंट है, और मैं ये चाहती हूँ कि हरासमेंट के तौर पे मतलब क्योंकि चीफ प्रॉक्टर ऑफिस अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उस पर एक्शन नहीं लेते ये लोग, जो लीगल इनका वो प्रोसीजर है। लेकिन तो मैं चाहती हूँ कि चीफ प्रॉक्टर जो है वो भी इस पर एक्शन लें और आप भी इस पर एक्शन लें, पूरी इंक्वायरी दोनों चलाएं। लेकिन अभी तक उसको हॉस्टल से रेस्ट्रेन नहीं किया गया, अभी तक कुछ नहीं किया गया। और जो उस कमेटी में बिठाए गए हैं, वो मेरे अभी प्रेजेंट में मेरे सुनने आया है कि मेरे सेंटर के अभी एक्टिंग चेयरपर्सन हैं, वो अभी मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि आप ये प्रोटेस्ट बंद कर दीजिए। वो मतलब उस पर इंक्वायरी ना करते हुए या उन्हें मतलब कल्प्रिट्स को सज़ा ना देते हुए वो मेरे से बोलने आते हैं कि आप ये प्रोटेस्ट बंद कर दीजिए। और फिर उसके बाद मेरे 2 क्लासमेट्स को बुलाते हैं और बोलते हैं कि अगर 3 घंटे से ज़्यादा बैठोगे यहाँ पर तो 3 दिन लगेंगे VC को, और मतलब ये केस 3 दिन लंबा खिंच जाएगा। ये सब कुछ बोला जाता है, मतलब एक तरीके से डराया धमकाया जाता है उन लोगों की तरफ से पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ पे जो भी लोग हैं वो तब तक नहीं हटेंगे जब तक जो हमारी जो डिमांड्स हैं वो पूरी ना की जाए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में के बारे में कहा जाता है कि छात्राएं संसद के आसपास की सड़कों पर इतनी महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है, जितनी छात्राएं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सुरक्षित मानी जाती रही हैं। 24 मार्च 2024 को छात्र संघ का चुनाव हुआ और यहाँ पर वामपंथी छात्र संगठन और अम्बेडकरवादी छात्र संगठन बापसा की भारी जीत हुई। ABVP की बुरी हार हुई। ABVP भाजपा और RSS का छात्र संगठन माना जाता है। ऐसा माना जा रहा था कि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल के बाद जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ चुनाव में ABVP झंडा गाड़ने में सफल रहेगी। लेकिन जैसा कि साक्षी को लाल सलाम कह के भी चिढ़ाया गया, कॉमरेड कहा गया, लव बर्ड्स कहा गया, सिर्फ इसलिए कि अपने दोस्त के साथ यह घूम रही थी। जाहिर सी बात है क्लास में
बिज़ी होने के बाद, क्लासरूम की थकान के बाद, लाइब्रेरी से निकलने के बाद, डिनर के बाद जेएनयू में बहुत सारे प्रोफेसर, छात्र रिंग रोड, अगर आप जेएनयू घूमना चाहते हैं तो आइए देखिए, रिंग रोड पे लोग घूमते हैं, छात्रों के साथ बहुत सारी बातें करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बातें, जीवन की बातें, जीवन को समझने की बातें, दर्शन की बातें। लेकिन जब दोस्त के साथ लड़कियां घूमती हैं तो ऐसे तत्वों की भरमार हो गई है आजकल भारत के हर कोने में। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब स्वतंत्र रूप से घूमती हुई लड़कियों को सीधा लव बर्ड्स कहकर अपमानित किया जाता है, क्योंकि भारतीय समाज जो पितृसत्तात्मक समाज है वह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि शाम के बाद जो लड़कियां कैंपस में घूम रही हैं वह अच्छी लड़कियां हैं। उनके दिमाग में ये शब्द है कि अच्छी लड़की बुरी लड़की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की वह घटना आपको याद होगी जब दो छात्राएं 7 बजे के बाद कैंपस में घूम रही थी, उनके साथ बदतमीजी की गई और जो बदतमीजी करने वाले लोग थे, उन्हें अपमानित करने वाले लोग थे, वह कोई और नहीं थे बल्कि सत्ताधारी पार्टी के छात्र संगठन के ही लोग निकले, जिसे अखबारों ने छापा कि योगी आदित्यनाथ से पुरस्कार मिला हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचवाया हुआ था, जिसका तथाकथित रूप से जिस छात्र का नाम साक्षी ले रही हैं उनका भी संबंध जाहिर सी बात है गैर वामपंथी छात्र संगठन और गैर अम्बेडकरवादी छात्र संगठन से है। उनका यह खीस भी हो सकता है, खुन्नस भी हो सकता है, खींच भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है कि स्वतंत्र रूप से छात्राएं कैसे अपनी बात जेएनयू में रख ले रही हैं। मुझे हाँ बोलिए। अब मैं एक चीज़ वो क्लियर करूं कि लाल सलाम और कॉमरेड कोई डेरोगेटरी वर्ड्स नहीं हैं। जो उन्होंने बोला था लव वर्ड्स वो डेरोगेटरी है। ओके। और लेकिन जो जिस तरीके से वो बोल रहे थे वो डेरोगेटरी था। हाँ। लेकिन लाल सलाम और कॉमरेड ये डेरोगेटरी नहीं है। जाहिर सी बात है कि आपसे पहले भी यहाँ पे बहुत सारी छात्रा जो नेतृत्व में आगे आती रही हैं, वामपंथी छात्र संगठनों से लड़कियाँ जो चुनाव लड़ती रही हैं, उनका पूरे देश में जो सत्ताधारी चरमपंथी सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं गालियां देते रहे, उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। आपको क्या लगता है कि आपके पूरा सेंटर आप पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि उस लड़के को बचाया जा सके? हाँ, ये तो बनाया ही जा रहा है, पूरा एडमिन से बनाया जा रहा है। यहाँ की वाइस चांसलर कहती हैं कि मैं यहाँ की एक मतलब पहली फीमेल वाइस चांसलर हूँ, और ये सब के बावजूद भी यहाँ पे लड़कियों के साथ हरासमेंट के केसेस बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? जब वो एक फीमेल वाइस चांसलर हैं तो आप इसके अगेंस्ट में कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? और आप अपने जो भी हो आप कमेटी से लोगों को क्यों भेजती हैं ये बोलकर कि 3 घंटे में अगर बंद नहीं किया तो इसे 3 दिन तक और खींच दिया जाएगा। तो आपको सीधा सीधा डराया जा रहा है। हाँ। और ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आप सामने सुन रही हैं। और हाँ, जिसने ये सारी चीज़ें करी कृष्णकांत झा, जो कि मतलब उनमें से एक था, वो एक स्टेटमेंट रिलीज़ करता है कि ये मेरे अगेंस्ट में ये सारी चीज़ें झूठी हो रही हैं, और साथ ही साथ में वो सिग्नेचर कैंपेन चलवाता है हॉस्टल टू हॉस्टल अपनी सॉलिडारिटी में, जबकि कल्पिट वो है। तो आपको क्या लगता है कि वाइस चांसलर आपके प्रोटेस्ट में से उन तक जो मैसेज जा रहा है वो वाइस चांसलर का आश्वासन अभी कुछ भी आया है उनकी तरफ से? कुछ नहीं आया। आपने कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब वाइस चांसलर के रूप में शांति श्री फूलीपुरी पंडित पहली महिला वाइस चांसलर के रूप में आई थी, तो यह दावा पेश कर रही थी कि पहली महिला के आ जाने से, कुलपति के रूप में आ जाने से जेएनयू में कम से कम महिलाओं के प्रति, छात्राओं के प्रति सम्मान का भाव होगा। क्या आपको लगता है कि छात्राओं के सम्मान गिर रहे हैं या पहली दुर्घटना है, या आपको लग रहा है कि इसे एबेरेशन या अपवाद स्वरूप देखा जाना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल भी पहली घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं पहले बहुत बार हो चुकी हैं जो कि मीडिया में भी दर्ज हुई हैं। बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी हैं जो कि अभी तक मीडिया में दर्ज नहीं हुई, या फिर बहुत सारे लड़कियां ऐसी भी हैं जो खुल के नहीं आई इस डर की वजह से कि जैसे कि आज मेरे चेयरपर्सन आए तो वो लोग ये सोच रहे थे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा या कुछ भी और। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये पहला केस है या फिर वो कुछ मेरी सॉलिडारिटी में मेरे साथ खड़ी हैं या फिर मेरे मतलब इन सारे केसेस के अगेंस्ट में कोई एक्शन ले रही है, वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं।
आपको क्या लगता है कि इस प्रोटेस्ट के कारण जहाँ पे आपके साथ सही में बदसलूकी हुआ, आप प्रोटेस्ट की, आपका अधिकार है, आपको लगता है कि यहाँ से उठने के बाद आपको सेंटर में प्रताड़ित किया जाएगा? अभी तक का अनुभव क्या है आपका? अगर प्रताड़ित किया गया तो फिर से प्रोटेस्ट होगा। प्रताड़ित किया गया तो फिर से प्रोटेस्ट होगा। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रा कह रही है कि इनके एप्लीकेशन पे आगे बात की जाए, वाइस चांसलर आए, चीफ प्रॉक्टर आए, लेकिन उनके सवालों का जवाब देने की बजाय इन्हें कई प्रकार से डराया धमकाया जा रहा है। सेंटर से निकाले जाने की बात सामने आ गई है। ऐसा लगता है कि उस लड़के का बचाव किया जा रहा है। होना तो यह चाहिए था कि उससे जवाब तलब किया जाता, लेकिन जवाब तलब आपसे किया जा रहा है। जैसा कि उन्होंने बताया कि जो एप्लीकेशन दे रही थी तो गार्ड ने इन्हीं का सिर्फ मोबाइल नंबर लिया, इनका सारा परिचय लिया, लेकिन जो कल्प्रिट है जिसके लिए पूरे जेएनयू में गार्ड की नौकरी होती है, गार्ड ने भी ऐसा लगता है कि अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की। आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने ऑब्वियसली ऐसा है कि गार्ड ने अपनी ड्यूटी नहीं की। गार्ड का ये है कि जो विक्टिम है आप उसके साथ खड़ी रहिए, ना कि कल्प्रिट्स को फ्रीली घूमने दीजिए। और गार्ड ने ये किया है कि उन्होंने कल्प्रिट्स को तो फ्री में घूमने दिया है, फ्रीली घूमने दिया है, और मुझे एक तरीके से रेस्ट्रेन कर दिया गया है। कल से आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, मैं जेएनयू जैसे कैंपस में कल से जब से ही मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है, मैं अकेली कहीं नहीं निकली। मेरे साथ किसी ना किसी को रहना पड़ रहा है। ये तो काफ़ी अफसोस की बात है कि जेएनयू जैसे जेंडर जस्टिस के नाम पर जो राजनीति होती है, उस कैंपस में अगर किसी छात्रा को स्वतंत्र रूप से अपना काम करने के लिए किसी साथी की ज़रूरत हो और उसका कारण भय हो, डर हो, प्रताड़ना हो, तो यह जेएनयू प्रशासन के गाल पर एक करारा तमाचा है। साक्षी जी, आपको लगता है कि यह न्यूज़ या आपके साथ जो हो रहा है आपके घर में पता चलेगा तो वो आपको पढ़ाई लिखाई में कहेंगे वापस आ जाओ, पढ़ाई छोड़ दो, ऐसा कोई मन में डर है? मैं अपनी मम्मी को बता चुकी हूँ। अच्छा, तो क्या कहा आपकी माँ ने? उन्होंने सपोर्ट, मतलब इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है, लेकिन डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया। ओके, और पिताजी के? नहीं, तो मैं अपनी मम्मी को बताई घर में। अच्छा, आपके घर से लगता है कि क्योंकि बहुत सारी लड़कियां इसी डर से नहीं बता पाती हैं, उनके साथ अन्याय होता है तो उन्हें लगता है कि पेरेंट्स उल्टा उन्हें ही और कहेंगे आप पढ़ाई छोड़ दो, कैंपस छोड़ के बाहर आ जाओ। जेएनयू के जो पर्यावरण में, वातावरण में, आपको लगता है कि आपके दोस्तों का सहयोग आपको पूरा मिल रहा है? काफ़ी हद तक पूरा मिल भी रहा है, लेकिन मेरे कुछ क्लासमेट्स और मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो उस कल्प्रिट के साथ हैं, ना कि मेरे साथ। साथियों, हम सुन रहे थे साक्षी जी को। साक्षी यहाँ चाइनीज़ की स्टूडेंट है और ये बहुत निडरता से इनके साथ जो बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई, उसके लिए यह जेएनयू गेट पर प्रोटेस्ट कर रही है। जेएनयू का मेन गेट बंद है शाम से और अभी कई घंटों से यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर एक गुरिल्ला ढाबा भी चल रहा है। छात्र जेएनयू में सॉलिडारिटी में आ रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। देखते हैं कि साक्षी के इस प्रदर्शन के बावजूद जेएनयू प्रशासन की नींद आखिर कब टूटती है, कब इनकी शिकायत पर प्रशासन एक्शन लेता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए मेरा चैनल दैनिक अम्बेडकर आप देखते रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। साक्षी जी, मुझे उम्मीद है आपके साथ न्याय होगा। शुक्रिया, आपने निडरता से अपनी बात मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर पर रखी। बहुत बहुत शुक्रिया।